चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कुछ नहीं कहती सिवाय इस बात के कि रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बहुत अच्छी बात बता दी भाई, पता ही नहीं था हमें तो। रिएक्शंस इन्वॉल्व अ मेटल एंड अ कंपाउंड। सही बात है भाई, एक मेटल होगी एक कंपाउंड होगा और इस कंपाउंड की मेटल को डिस्प्लेस करेगी ये वाली मेटल, यानी कि ये वाली मेटल ताकतवर होनी चाहिए इस वाली मेटल से, जभी तो कर पाएगी। सम एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, तो पहला एग्जांपल ये है भाई, FeCO SO4 leads to the formation of ferrous sulfate plus copper। देखो भाई, आयरन को अगर देखें इसका मतलब ये है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और ये इसको डिस्प्लेस करके फॉर्मेशन करेगा फेरस सल्फेट की, यानी कि जो इसके साथ ये है, आप समझ जाओ कौन है। तो इसको कॉपर को ये डिस्प्लेस करके इसके साथ आ जाएगा और बनाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर आ जाएगा बेचारा गरीब साइड में। आगे देखते हैं भाई, ऑब्जर्वेशन क्या है? अ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन सरफेस ऑफ आयरन एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। देखो भाई, कलर जो होता है इसे बोलते हैं ब्लू विट्रल, इसका कलर होता है ब्लू और जब ये आयरन से रिएक्शन करता है तो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो इसका कलर हो जाता है थोड़ा सा ग्रीन यानी लाइट ग्रीन। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको ग्रीन विट्रल कहते होंगे, बिल्कुल कह सकता हूँ और आप भी इसे याद कर लीजिए बात को। जिंक इज, यार ये कॉपर तो की तो कोई इज्जत ही नहीं है, जो भी मेटल आ रही है कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, ये तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है कॉपर के साथ। तो जिंक आया, जिंक ने कॉपर में दो चार थप्पड़ थुप्पड़ मारे, कॉपर बेचारा बिल्कुल साइड में, और जिंक किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ, यानी कि जिंक is high reactive than copper and it's lead to the formation of zinc sulfate। इसको बोलते हैं बच्चों white vitriol, ये होता है white कलर का। आगे बढ़ते हैं, लीड एंड कॉपर क्लोराइड। तो लीड, भाई कॉपर का क्या करके मानोगे यार, सारे एग्जांपल कॉपर के ही डाल दिए, बेचारा लीड भी आएगा कॉपर में, दो तीन चाटे लगेंगे और इसको कॉपर को भी साइड कर दिया जाएगा। सो इट्स ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज lead is more reactive than copper। तो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। अरे बता दे यार, आगे बढ़ो भाई। ये ओ अच्छा आप समझा रहे हैं, देखो भाई, ये है सिंगल एलिमेंट, ये है कंपाउंड, और ये किसको फॉर्म करेगा? ए प्लस, मतलब एक कंपाउंड को, और किसको साइड कर दिया इसने? बी को। देखो समझो, ए आया ज्यादा ताकतवर था किससे? इस बी से, बी में दो तीन थप्पड़ लेंगे, बी हो गया साइड में, और एक इसके साथ आ गया सी के साथ, और बी बेचारा अकेला। यही होता है भाई कमजोर के साथ, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए बात करते हैं। इसमें क्या होगा? आयंस एक्सचेंज होंगे। सो रिएक्शंस इन विच ions are exchanged between the reactants called double displacement reaction। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सो AB प्लस CD, AC प्लस BD, यानी कि A डिस्प्लेस करेगा C को, कहने का मतलब है यार A C को, C A को, B के साथ C आ जाएगा, D के साथ A आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, ये है Na2SO4, ये है BaCl2। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट। सल्फेट के साथ कौन था इधर रिएक्टेंट में? सोडियम, लेकिन प्रोडक्ट में कौन हो गया? बैरियम। यहाँ पे रिएक्टेंट में क्लोराइड के साथ क्या था? बैरियम, और प्रोडक्ट में क्लोरीन के साथ क्या आ गया? सोडियम। यानी कि दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया? आयंस को एक्सचेंज कर लिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो सिल्वर के साथ आ गया वो जो था पोटेशियम के साथ, और पोटेशियम के साथ आ गया वो जो था सिल्वर के साथ। बहुत अच्छे। ये दोनों ही देखो, अगर आप ध्यान से देखो, दोनों क्या हैं? सॉलिड। ऐसे हैं
सॉलिड, और किसमें है, एक्वस में। एक्वस क्या होता है, सॉल्यूशन। दैट्स मीन दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रिसिपिटेट। ये क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट। क्यों, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। और इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाए, एक प्रिसिपिटेट। और प्रिसिपिटेट क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, भाई इसका बड़ा इंतजार था। चलो ये टॉपिक आया, इसे कराते हैं, चैप्टर हो जाएगा कुछ देर में खत्म। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो भाई रिएक्शन इन विच, तो भाई जिसमें ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब बाकी इंग्लिश में जो लिख रहा है वो पढ़ लेते हैं। और रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बड़ी अच्छी बात बताइए, वेयर एज द अदर गेट्स reduced, other gets reduced during the course of reaction are termed as oxidation reduction reactions or redox reaction। अरे यार सिंपल समझो यार, फंडा खत्म। The reaction in which oxidation and reduction take place is known as redox reaction। It is also known as oxidation and reduction reactions। क्यों, क्योंकि दोनों हो रहा है यार, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। एग्जांपल्स देख लेते हैं अच्छे से, मुझे लगता है ओ अच्छा। देखिए अगर मैं इसको देखूं या आप इसको देखें, तो यहां से यहां जब ये गया है, तो जो सल्फर है उसके पास इधर की साइड हाइड्रोजन थी, लेकिन उसने यहाँ आके हाइड्रोजन क्या कर दिया, लूज कर दिया। और लूज ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अरे मैं तो करेक्ट था यार। यहाँ पे देखो क्लोरीन ने यहाँ से यहाँ पे रिएक्टेंट, हमेशा आंसर बेटा इधर से करना है, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमेशा आंसर रिएक्टेंट से ही आता है जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाइस। सो क्लोरीन के पास यहाँ पे क्लोरीन अकेला था, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो क्लोरीन के साथ आ गया हाइड्रोजन, और गेटिंग ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। सो क्लोरीन का क्या हो गया है, रिडक्शन। देखो ओहो सही हूँ भाई। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन जब आप यहाँ प्रोडक्ट में आए, क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नहीं है। इसका मतलब कॉपर क्या कर गया, ऑक्सीजन को लूज कर गया। और लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, अरे यार हाइड्रोजन समझ रहा, लूज ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट में जाते हैं तो हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन आ गई है। सो जब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, दैट्स नोन एज गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी ऑक्सीजन का गेन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यार सिंपल एक और बात समझ लो, पहले चलो ये देख लो। यहाँ पे इसके पास MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी, लेकिन आप प्रोडक्ट में गए इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन आ गया। सो इसने लूज कर दिया अपनी ऑक्सीजन को, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। सो इसका हो गया क्या, रिडक्शन। माय गॉड, ऑक्सीडेशन। भाई ये गलत है, इसको मतलब करेक्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। थोड़ी सी गलती हो गई उसके लिए सॉरी यार। आगे देखो, यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन के पास क्लोरीन था, लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसने गेन कर लिया ऑक्सीडेशन को। यार ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, और पीपीटी वाले को मैं डांट दूंगा कि ये क्या कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं गाइस। वैसे तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी आगे भी बात कर लेते हैं। यार क्या लिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वही सब लिख रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ ताजा है, हाँ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे अभी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे, तो जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चलिए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे सल्फर अकेला था, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बना सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि सल्फर ने क्या गेन कर लिया, ऑक्सीजन। कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, उसने गेन कर लिया ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम, वही घिसे पिटे एग्जाम्पल, नहीं नहीं यार अच्छे एग्जाम्पल है, आप लोग याद कर लो, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आप अब इस बात पे आओ, देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी जितने भी हैं +2 का चार्ज है, मुझे इतना पता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे ये चार्ज बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे आके देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बेटा इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो किसका अमाउंट बढ़ गया, एक प्रोटॉन का, तो वो एक प्लस का चार्ज आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन ये आपके इतना कोई खास काम का है नहीं। रिडक्शन, चलिए वही इसका जस्ट अपोजिट करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल है यार, ये चैप्टर इसमें कुछ है ही नहीं। एंड गेन ऑफ, वहां पे लॉस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं एग्जांपल, Na+S2 ये बना देगा सोडियम हाइड्राइड, N2+S2 ये बनाएगा अमोनिया। ठीक है गाइस, ये सब किसके एग्जांपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले इस पे +3 का चार्ज था और प्रोडक्ट में इसके पास +2 का चार्ज हो गया, यानी कि पहले इस पे एक प्रोटॉन ज्यादा था, अब वो प्रोटॉन कम हो गया, किस वजह से, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक प्रोटॉन के बराबर का उस पे चार्ज होता है, तो चार्ज कितना रह जाएगा, +2। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन। और अगर कोई भी दिक्कत किसी भी टॉपिक में हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको सेपरेट वीडियो में तसल्ली से चीजों को समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही, वीडियो मतलब अगर आपको लग रहा हो जल्दी शूट हो रहा हो, वो सब यार कमेंट में बता देना, इतना मैं बातें नहीं करता, हालांकि मैं चैटी हूँ, आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अरे अभी कुछ और भी बाकी है, ओहो ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया बच्चों, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी गड़बड़ हो रखा है, ये गलत है बच्चों, और इसके लिए मैं फिर से आपसे सॉरी चाहूंगा। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, और हमेशा आंसर रिएक्टेंट से आएगा बच्चों। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो यही तो ऑक्सीजन को गेन करेगा, तो जब ये गेन करेगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही तो ऑक्सीजन को लूज करेगा, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका होगा रिडक्शन वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं, ये सब करा लो, कंटेंट सही डाला नहीं जाता। कोरोजन, चलिए लास्ट दो टॉपिक और चैप्टर को खत्म करते हैं। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। भाई कोरोजन का सिंपल सा मतलब है किसी भी धातु का खराब होना, और देख लेते हैं इंग्लिश में ये क्या लिखते हैं। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन किसने कही थी लिखने को, चलो लिखी है तो पढ़ भी लेते हैं। तो कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर द मेटल कोरोड्स। बस यार वही मेटल का खराब होना, जब मेटल खराब हो जाए उसे क्या कह देते हैं, कोरोजन। कोरोजन इज अ नेचुरली होगा यार, नेचुरल प्रोसेस, और आप कोरोड कर लोगे मेटल्स को, प्रोसेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि एयर प्लस मॉइस्चर और एसिड्स। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है भाई कोरोजन का। सो केमिकली एक्टिव मेटल्स गेट कोरोडेड, ये सबको पता है, नहीं भी पता तो मैं ही बता देता हूँ भाई, जो केमिकली एक्टिव मेटल्स होती हैं वही कोरोड होती हैं। तो आगे देखते हैं, कोरोजन इज द डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन इट एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सो जो कोरोजन होता है वो डिटोरेशन होता है मेटल्स का यार, वही खराब होना, और उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है उसका रिजल्ट, एक केमिकल रिएक्शन। यानी कोरोजन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। और केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, मेटल और सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जिसमें क्या है, मॉइस्ट एयर। आगे बढ़ते हैं भाई, वी ऑलवेज थिंक रस्टिंग एंड कोरोजन आर द सेम। अरे नहीं नहीं यार, इतने मतलब इतने पागल नहीं है यार बच्चे। रस्टिंग बच्चों हमेशा आयरन के केस में होता है, कोरोजन किसी भी मेटल के केस में हो सकता है, कॉपर भी खराब हो सकता है आपका, अदर मेटल्स भी खराब हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में वो हैं। ठीक है, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, नॉट द कोरोजन। बात समझ में आ गई बच्चों।
सो रस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर आयरन कोरोड, अरे ठीक है यार, ड्यू टू एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर, बिना एटमोस्फेयर के करोगे क्या बेटा। ये फॉर्मूला है रस्टिंग का, कैसे फॉर्म हुआ। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना यार, वीडियो बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन मेथड, भाई बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। जो भी 5-7 यहाँ लिखे हैं वो देख लो, बाकी तो पता नहीं कितने मेथड हैं। पेंटिंग, पेंटिंग ये वो वाली पेंटिंग नहीं है बैठ के पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बना रहे हो, ये पेंटिंग है पेंट वाली, पेंट कर देंगे जिससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा वो किससे, कोरोजन से। ग्रीसिंग, ग्रीस कर देते हैं यार, इससे भी जो एटमोस्फेयर है उससे कांटेक्ट हो नहीं पाता मेटल्स का। ऑयलिंग कर देते हैं यार, ये सारे सेम से ही हैं। गैल्वेनाइजिंग, जिंक का यूज करते हैं भाई, मेटल्स पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं जिससे वो कोरोजन से थोड़ा सा बच जाता है। एलोइंग बहुत अच्छा मेथड है, मेटल्स की प्रॉपर्टी में चेंज कर देता है। थर्ड चैप्टर में इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन शायद कोरोजन को सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड से ही समझ लो यार। एनोडाइजिंग, एल्युमिनियम की लेयर चढ़ा देते हैं, रेलवे ट्रैक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, थर्ड चैप्टर में इसकी इक्वेशन भी है। कोरोजन इनहिबिटर्स, ये क्या है, ये यार कुछ नहीं है, ये कोरोजन के रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। अरे चलो जो भी आगे बढ़ जाते हैं। रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक, मजा आ गया चैप्टर को खत्म करने में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। सुनो यार, जब भी ऑयली और फैटी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। घर की सब्जी कभी कभी खराब हो जाती है, मम्मी कहती है सूंघ के देखते भी हैं, बताते हैं मम्मी ये खराब हो गए, मम्मी फिर भी कहते हैं अरे खा जा। मतलब यार मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली यार दिल पे मत ले लेना बातों को, ठीक है। वैसे तो मैं इतनी बात करता नहीं हूँ पर कोई बात नहीं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। एक तो एनसीईआरटी की ये लाइन छाप दी गई है। द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेशन, थोड़ा अच्छी लाइन मिली है देखने को। जब भी खाना खराब हो जाता है किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, इसका मतलब कोरोजन एंड डेंसिटी आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन जो कि हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं। प्रिवेंशन, ओ इसके क्या क्या प्रिवेंशन, अगर एक खाने को फ्रिज में रख दो, सूरज की धूप से बचा लो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर लो, और कौन से मेथड चाहिए या कुछ स्पेशल लिखा है, चलो देख लेते हैं, कहीं कुछ स्पेशल तो नहीं लिखा। स्टोरिंग फूड इन ऑल, ओ ओ ओ ओ एयर टाइट कंटेनर, सॉरी गाइस, एयर टाइट कंटेनर में जब हम फूड को स्टोर करते हैं, सो ये क्या हेल्प करता है, टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिससे क्या हो जाता है, हमारा फूड रेंसिड होने से बच जाता है। आगे देखते हैं गाइस, चिप्स एंड स्नैक्स, वाओ खिलवा दो यार कोई, पैक्स फिल्ड विद N2, मजाक कर रहा हूँ यार। सो ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है, और इसकी वजह से ये चिप्स पैक्स एंड स्नैक्स पैक्स जो भी हैं काफी टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिफिकेशन, यार इतनी हार्ड इंग्लिश मत लिखो, इंजीनियरिंग की है मैंने। सॉरी। देखो जब भी फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो भी जो रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। आगे देखते हैं, रिप्लेसिंग ऑक्सीजन, अरे वही इन द कंटेनर विद अनोदर गैस, वही जैसे कि हमने इस केस में N2 को फिल कर दिया तो वो क्या कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा रेंसिड होने से। आगे बढ़ते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, भाई नाइट N2 भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये सबसे अच्छा मेथड है कि आप एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐड कर दो, और ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, किस किसके लिए, फूड के लिए। किसके लिए करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। किससे प्रिजर्व करने के, रेंसिडिटी से, जहां पे फूड का क्या होता है, टेस्ट और स्मेल चेंज होता है। किस तरह का फूड, ऑयली एंड फैटी फूड। तो ये एग्जांपल है, देखो कितनी खतरनाक इंग्लिश लिखी है। BHA एंड BST, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, सेकंड वन इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। अरे मैंने पढ़ दिया, माय गॉड। चलो आगे बढ़ते हैं। Oh, bye guys. Thank you so much for watching. If you want more videos, then leave the comment in the comment box. Take care. See you soon again in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.